जो फेक ट्रेनर्स का कल्चर है, ये फेक स्क्रीनशॉट का कल्चर है, इन्होंने जो है ना ज़्यादा बच्चों को 24-25 साल का बच्चा है वो फेसबुक के ऊपर आता है लाइव आके, वो भाषण क्या दे रहा है, वो बता रहा है ज़िंदगी को जीने का तरीका। और वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी जब सक्सेसफुल हो जाता है, जब उसको लोग पॉडकास्ट में बुला लें और वो जो भी बोले तो वो शायद सोना लगता है। वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ नहीं कदों आनी सी। एंड हाउ आर यू मैनेजिंग योर वैट? यूके के अंदर सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो तो वैट ही है। द मोमेंट यू क्रॉस योर थ्रेशोल्ड 85-86,000 का, तो यू हैव सॉर्ट लुकिंग एट योर नेक। पहली चीज़ तो ये कि ब्रांड का मतलब लोगों को समझना चाहिए। 2 एसेंस के साथ ब्रांड नहीं होता। जी बिल्कुल, ठीक है। जब आप 10-15 एसेन हो जाते हैं, आपके पास एक कम से कम शॉप के अंदर कुछ हो तो सही ना। जी बिल्कुल। कपड़े की दुकान में जा रहे हैं, एक वाइट टी शर्ट लटकी हुई है, तो उसको आप दुकान तो नहीं कहेंगे। Assalamu alaikum khawateen और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मोहित हनीफ। मोहित का ताल्लुक जो है टेलीकॉम सेक्टर से है। ही हैज़ बीन लेड ऑफ फ्रॉम अ वेरी हाई पेइंग जॉब बैक इन 2018। उसके बाद इन्होंने दोबारा जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने बिज़नेस को प्रेफरेंस दिया। बिज़नेस किस तरह से किया जाता है, किस तरह से बिज़नेस करते हैं, एक शायद मल्टीनेशनल में काम करने वाले रिसोर्स का ये डोमेन नहीं होता, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को गलत साबित किया। किस तरह से ये अमेज़न की दुनिया के अंदर इन्होंने अपना कदम रखा बैक इन 2018, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक 7 फिगर ब्रांड को बिल्ड किया ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स। अब वो जानने की कोशिश करेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे, गपशप लगाएंगे, देखेंगे कि क्या इन्होंने अच्छी और बुरी प्रैक्टिसेस इस पूरे 3 साल की जर्नी के अंदर देखी, जो इन्होंने खुद भी की और कुछ इन्होंने जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ था उनसे सीखी। अस्सलाम वालेकुम मोहित। वालेकुम अस्सलाम। मोहित, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। मेरा ख्याल है मेरे लिए आप शायद वो वाहिद गेस्ट हैं जिन्होंने शायद इतना नचाया, इतने फॉलोअप आपसे किए गए कि आप 14वीं का चांद ही बने हुए थे। देखें, सब्र का फल मीठा होता है। सर इतना मीठा ना करें कि वो बाद में गली जाए, कड़वा ही हो इंशाल्लाह जाए। आपको इस पॉडकास्ट में काफ़ी मीठा मीठा मिलेगा। आज भी आप धमकी के बाद ही आए हैं, क्योंकि आई हैव गिवन यू इंडिकेशन कि ये बस लास्ट ही है। आपकी मोहब्बत है सर। तो सर मोहब्बत पहले कहाँ थी? बस देख लें आपने, आपको पता है कुछ मामलात ऐसे चल रहे थे जिनकी वजह से जो है ना वो चीज़ें डिले होती रहीं। कुछ जो है वापडा का कसूर है, कुछ यहाँ वापडा का कसूर है, और बाकी कुछ पता आपको फैमिली मैटर नहीं तो सर कोई सदका खैरात कर दिया करो ना टाइमली, जो पनौतियाँ शुरू हो जाए ना। आपको 3 दफ़ा मेरा ख्याल है लाइंड अप हुए, और आज भी मेरा ख्याल अगर आपका दिमाग ना चलता तो आज भी वापडा ने तो हमें कह दिया था कि हाँ जी, वापडा ने आज जो है ना फिर धोखा किया था एक दफ़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिमाग चल गया, तो मेरा ख्याल है पार्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन भी हैं आप। हाँ जी, ये बताना ज़रूरी है कि जी आज हमने एक स्विच जो है ना स्विच ओवर किया, और उसके बाद ये पॉडकास्ट जो है ना वो लाइव जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मोहित भाई, इससे पहले कि हम आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ जाएं, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर इनिशियल एजुकेशन, और कहाँ पैदा हुए, वेयर यू हैड योर स्कूलिंग और हाई स्कूलिंग। जी, बेसिकली जो मेरा सारा बैकग्राउंड है वो गुजरांवाला से है, पलवानों के शहर से, और मेरी एफएससी गुजरांवाला से है। आपकी सेहत तो पलवानों वाली नहीं है वैसे। बस कुछ कोशिश की है कि 40 साल जब साथ फेक फिगर लग जाता है उसके बाद थोड़ा सा वज़न कम किया जाए, ठीक है, ताकि थोड़ी सी ज़िंदगी लंबी गुजरे। तो खैर एनीवेज जी, जो मेरी सारी ब्रॉटअप है वो गुजरांवाला में है। और उसके बाद जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है, यूईटी लाहौर जिसे हम बोलते हैं मशहूर ज़माना, वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इन विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड योर? 2004 दिसंबर में मेरा वो कंप्लीट हुआ था। यानी जिसको हम बोलते हैं कि जी मेरा जो बैच क्या है आपका, इट्स कॉल्ड 2004 बैच। ठीक है। सो 2004 दिसंबर में वो ख़त्म हुआ, और वो जो टाइम था एक टेलीकॉम बूम का। उस ज़माने में जब कोई आपके पास डिग्री भी नहीं होती थी, आपको अभी फाइनल रिज़ल्ट भी नहीं मिला हुआ होता था, तो कंपनीज़ जो है ना वो हमारी यूनिवर्सिटी में आती थी और टेस्ट लेती थी। और शायद ये उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ये पहली दफ़ा शायद ऐसा हुआ कि इतनी कंपनीज़ आईं और उन्होंने आके टेस्ट लिए, जिसमें ZTE, हवावे, मोबिलिंक की सब कंपनियाँ आती थी और ये आके टेस्ट लेती थी। सो हम सब लोगों के पास जो हैं, पूरे बैच के पास शायद 2-2, 3-3 जॉब्स थी, और फिर उसमें से कोई एक चूज़ करते थे। तो खैर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी। पहली जॉब जो है वो 1.5-2 साल की, फिर उसके बाद आई स्विच टू मोबिलिंक। मोबिलिंक में मेरी जॉब जो है फैसलाबाद में हुई, एंड देन आफ्टर 2.5 ईयर आई स्विच माई जॉब टू एरिक्सन।
और एरिक्सन में जो है वो आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 10 years। ठीक है, और आप किस डिपार्टमेंट में थे? मेरा टू बी वेरी प्रिसाइज जो है इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन थी उसमें। ठीक है, यू हैव बीन इन द फील्ड और बैक ऑफिस? मोस्ट ऑफ द टाइम बैक ऑफिस। इस जॉब एक्चुअली वाज ऑफ बैक ऑफिस, और वो सारी जो जॉब है वो डाटा एनालिसिस से 24 घंटे फील्ड में जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ खपना, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स जो हैं वो हम इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए गुजरी थी। सो इस पूरे जर्नी में जो मेरा बहुत ज़्यादा जो आप यूँ समझें कि जो प्रोफेशनल जो ब्रॉटअप है वो ऑपरेशंस की जॉब का था। ओके। सो वो जो प्रेशर बेरिंग जो कैपेसिटी है वो एक ऑपरेशंस के बंदे की एक किसी और फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा होती है हमेशा। इन दिसंबर 2018 जो है आई वॉज लेड ऑफ फ्रॉम द जॉब बिकॉज दैट प्रोजेक्ट वॉज ओवर। और उसके बाद जो है फिर आपके भाई ने जो है ना वो दोबारा, आई सपोज आई अप्लाइड फॉर ओनली वन जॉब। अच्छा, नहीं, इससे पहले आप अगली जॉब का बताएं। ये लेड ऑफ जब आप किए गए, ठीक है, वाज इट प्योरली ड्यू टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन या हरकतें कुछ ऐसी थी? अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली ये जो ले ऑफ था ना, इट वॉज सपोज टू हैपन, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। अच्छा, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल कि ये जो है ये ले ऑफ होना ही है। तो एट दैट टाइम ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ यू कैन से दिसंबर 2018, स्टार्ट ऑफ 2018, आई वॉज कॉन्टीन्यूसली लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ कि कोई बिज़नेस करना है, कोई बिज़नेस करना है, कोई बिज़नेस करना है। और हमारा एक ऑफिस में कोलीग्स का एक ग्रुप होता था और उसमें मैं बहुत वोकल होता था और हमेशा मैं मोटिवेट करता था कि यार कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। कुछ लोगों ने उसमें से स्टार्ट किया और आई वॉज वन ऑफ दैट कि जिसको एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसमें जंप इन कर दिया। और वो एक अपॉर्चुनिटी थी एक डेयरी फार्म बनाने की। ठीक है। उस डेयरी फार्म ने सर मेरा जो वाइट कॉलर था ना वो उसने चीर फाड़ कर दिया। अच्छा। आई ट्रैवल टू ये जितनी कैटल मार्केट्स हैं, ये अंग्रेज़ी में इसको हम कैटल मार्केट्स कहेंगे। ये बड़ा अच्छा सा लगता है कि शायद आप वहाँ पे जाएंगे और आपके लिए जनाब एक बड़ा अच्छा सा रास्ता बना हुआ होगा, वहाँ पे खूबसूरत मज्जें और भैंसें और गायें जो हैं वो सजा के रखी गई होंगी। बट इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम एक्चुअली, क्योंकि उसमें शदीद गर्मी में आपको एसी वाली गाड़ी से उतरना पड़ता था और आपको एक अजीबो गरीब एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उस एनवायरनमेंट में जाना होता था। स्पेशली वाइट कॉलर जॉब वाले के लिए तो स्पेशली वाइट कॉलर जॉब में बहुत अजीब लोगों से मिलना पड़ता था, बहुत दूर दूर रिमोट गाँव में जाना होता था। सो आई ट्रैवल, बहुत सारे मेरे ट्रैवल्स जो हैं वो चीचा वतनी और इसके सराउंडिंग एरियाज में बहुत ज़्यादा हुए। बट उस पूरी जॉब का ये हुआ कि आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन दैट एंड इन्वेस्टिंग सम गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट विच इज स्टिल नॉट रिकवर्ड। अच्छा, ये किस साल का था? ये 2018 के स्टार्ट में, बिफोर आई जम्प्ड इनटू ई कॉमर्स और अमेजोन। ये उससे पहले मैं एक साल पूरा ये तजर्बा इसमें से गुजर रहा था ड्यूरिंग माई जॉब। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2016 से 2018-19 तक इसका बूम भी था, हर बंदा डेयरी फार्म बना रहा है, हर बंदा। एग्जैक्टली, उस वक्त ये एक बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट था। बट आई मिजरेबली फेल्ड इन दैट। ठीक है, और उस फेलियर की फिर एक बहुत सारी रीजंस थी एंड फाइनली आई डिसाइडेड अगेन आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन आई वाज लेड ऑफ एक्चुअली। तो उस वक्त एक डिसीजन जो है वो मैं कर चुका था कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं ये कम से कम जो है ना वो हमारे लिए नहीं बने। वी आर अ कंप्यूटर नर्ड, डाटा एनालिसिस, स्टैट्स एनालिसिस, ये करना हमें बहुत अच्छा लगता था। किसी भी सॉफ्टवेयर को 10-15 मिनट में, 20 मिनट में उसको समझ लेना अपेरेंटली, और उसका कोई भी मैनुअल पढ़ लेना, ये हमारे लिए बहुत आसान था क्योंकि वी हैव बीन वर्किंग ऑन द टॉप नॉच इक्विपमेंट थ्रू आउट आवर लाइफ। सो वो एक डिसीजन फिर हुआ कि ये आपने गलती कभी नहीं करनी कि आप जो चीज़ जो फ्यूचर है, जो कंप्यूटर नर्ड्स हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में काम करना है, ई कॉमर्स में काम कर लें, कोई लैंग्वेज सीख लें, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बना लें, लेकिन डेस्परेट होते हुए कि आपकी जॉब चली जाएगी या आपको कोई अल्टरनेट स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए, आपको किसी सूरत भी करियाना नहीं खोलना, आपको किसी सूरत भी ऐसा काम नहीं करना
जिस काम में आपकी एजुकेशन जो है वो काम ना आए, और कोई भी मैट्रिक पास जो है या अनएजुकेटेड पर्सन जो है, आप अपने आप को डाउनग्रेड करके उसके लेवल पे लें। सही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्शियस जो है ये उस वक्त डेवलप हुआ जब मैं इस पूरे प्रोसेस में से गुजरा। ऑल्दो डेयरी फार्मिंग इज़ अ वेरी टेक्निकल फील्ड नाउ, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल फील्ड नाउ, और ये जो फील्ड है ये अब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से स्टार्ट नहीं की जा सकती। यू नीड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ टेक्निकल पीपल टू हेल्प यू आउट कि आप इसको सक्सेसफुली करें। अच्छा, आपने जो किया डेयरी फार्म का, वो वाज इट अ देसी स्टाइल ऑफ डेयरी फार्म या प्योरली जो बनता है? इट वाज एक्चुअली अ देसी स्टाइल। इट वाज अ मिक्स ऑफ, वी ट्राइड टू डू इट in a low cost project because I don't have that amount of money at that time. I believe that's one of the major reasons. That's one of the major reasons actually. Because if you look at the dairy farm जो प्रॉपर बने हुए हैं, जिनका 200-300 का सेटअप है, जी exactly. They just have 1 or 2 guy on the whole setup. Exactly. So जो वो है कि एक बड़ा स्मॉल सा स्टार्टअप लें और आप इसको सक्सेसफुल कर लें, सो वो हर बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं था, और उसके लिए बहरहाल ये पॉसिबल नहीं था। सो दैट वाज अ मिस्टेक। एंड सेकेंडली देयर वाज नो मेंटोर। ये एक सेकंड कॉन्शियस जो है डेवलप हुआ, एंड आफ्टर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ मेंटोर्स ये बात समझ आई कि विदाउट मेंटोर जो है वो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत लो हैं। सो ये एक वो जर्नी था पूरा 2018 का। एंड उसके बाद अपेरेंटली मैं किसको बड़ा ओपन कहता हूँ कि सनी भाई को सुना हमने, उनकी एक फेसबुक पे पोस्ट चल रही थी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि व्हेन आई वाज इन्वेस्टिंग इन दैट डेयरी फार्म, सो मैं और भी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑनलाइन सर्च करता रहता था। तो उस वक्त वो जो आपको पता है फेसबुक का जो सर्च इंजन है वो मुझे बार बार सनी भाई की पोस्ट दिखाता था, बार बार उनकी पोस्ट दिखाता था, बट आई नेवर बॉदर्ड टू लिसन टू दैट एक्चुअली। सही। बट वन डे जब मैं ये इन्वेस्टमेंट कर चुका था और मैं इसमें अपने सारे पैसे फंसा चुका था, एंड दैट टाइम जब ये सारा कॉन्शियस डेवलप हो गया कि यार कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा सा आपको लैपटॉप से जोड़े रखे, आपके उसकी वो करे, तो फिर ये अचानक से सनी भाई की एक पोस्ट आई, रोज़ सुनी और उनका वो लेक्चर सुना, और उसके बाद एक पूरी दुनिया जो है, एक नई दुनिया ओपन हो गई मेरे सामने। ठीक है। एंड देन, और ये था 2018 का मिड आखिरी जो Q4 कह लें जी आप, जी ये Q4 में आप कह लें कि ये सारा सिलसिला एक स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर प्रॉपर एक उनका मैंने ज्वाइन किया, और फिर पूरा एक जर्नी है जो आज तक चल रहा है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आज भी आ रहे हैं, ये बिजनेस आज भी सीखने की कोशिश हो रही है। एंड यू जॉइंड इसी एज ए 1-to-1 स्टूडेंट और एज अ बूट कैंप स्टूडेंट? जी, उस वक्त बूट कैंप का एक बहुत ज़्यादा था, ये 1-to-1 एंड एलीट प्लस ये सब कुछ तो बाद की बात है, बिकॉज उस ज़माने में हम अर्ली बैजेस में थे। उस वक्त बूट कैंप अभी तो अवेयरनेस चल रही थी यहाँ पे, तो उस वक्त अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं था जी बूट कैंप क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो जब आपने इसके अंदर पहला कदम रखा, वीडियो सुन ली, सब कुछ हो गया, इनका सेमिनार भी ले लिया, बूट कैंप भी ज्वाइन कर लिया, तो उस वक्त यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद योर डेयरी फार्म वाला जो बिजनेस है। एग्जैक्टली। तो मेंटल स्टेट क्या होती है उस वक्त? बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग इन वन बिजनेस एंड एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू जंप टू अनदर बिजनेस विच इज़ मोर रिस्कियर देन द फर्स्ट वन। तो किस तरह से आपने वो मेंटल प्रेशर को हैंडल किया? स्पेशली ये उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दीजिएगा कि व्हेन यू ऑलरेडी हैड अ 10-year करियर, जिसमें कोई बिजनेस का ABC भी नहीं पता, और सिर्फ प्योर एक जॉब की हुई है, हाई पेइंग जॉब है, जहाँ पे प्रेशर आपके ऊपर बहुत होता है। पहला बिजनेस किया, डूब गया, एंड अगेन यू आर थिंकिंग अबाउट द सेकंड बिजनेस, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट हैव टन लोड ऑफ मनी विद यू। एग्जैक्टली। देखें, इस वो पूरा जो जर्नी है ना, उसको शायद पॉडकास्ट में वो एक्सप्रेशन या वो जो एक फीलिंग्स हैं उनको तो शायद पूरी तरह से एक्सप्लेन ना किया जा सके, लेकिन मैं अपने इसके एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ कि दोस्त, मेजॉरिटी ऑफ देम दे कंसिडर्ड के यू कैन नॉट सक्सीड एक्चुअली। सही। ये जॉब कर ले, कोई जॉब कर ले, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहा है? माइंडसेट है ना, माइंडसेट एक्चुअली। जॉब वालों को तो समझा जाता है कि बिजनेस हराम है इनके ऊपर। हाँ, इट्स अ माइंडसेट। इवन फैमिली में मेरे अब्बा जी मुझे कहा करते थे, ओ यार केड़े कम्मे पै गए, की करना पे आराम ना जाके नौकरी कर अपनी। लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट थी, और मैंने अपनी मिसेस को ख़ास तौर पे ये कहा कि भाई 2 साल मैनू दे दे, आई नीड 2 years।
अगर 2 साल में मैं कुछ भी ना कमा सका तो आई विल गो बैक टू जॉब। एंड इस दौरान जो है द क्लोज फ्रेंड्स दे नो, मैंने अपनी ना CV अपडेट की, ना किसी को CV दी, लेकिन रोज़ ये सोच ज़रूर आती थी कि अगर 2 साल बाद जॉब में वापस जाना पड़ा, सो हाउ आई विल सर्वाइव। बिकॉज आप टेक्नोलॉजी में रहते हुए, टेक्नोलॉजी जॉब करते हुए 2 साल का टाइम जो है, 2 years ऑफ टाइम इज़ अ हेल ऑफ अ टाइम, और उस 2 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। और फिर दोबारा से जॉब में जाना, और फिर क्या होगा, आज आपने एक अच्छी जॉब छोड़ी, एक अच्छी पोजीशन से, एंड जब आप वापस जॉब में जाएंगे तो आपको वो पोजीशन मिले, हो सकता है पोजीशन ही ना मिले, और ये भी हो सकता है कि आपका जूनियर जो है वो आपका बॉस हो। और जॉब में ये भी एक बड़ा कॉमन है ना, जब आप जॉब पे होते हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तो आप सर्च कर रहे होते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। एग्जैक्टली। बट जब आप जॉब पे नहीं हैं, चाहे वो ले ऑफ हुए हैं या जिस तरह से भी ठुड्डा हुआ जो भी हुआ है, उस वक्त आपकी वर्थ वो नहीं रहती जो आपकी ऑन ड्यूटी वर्थ है। एग्जैक्टली। तो वो भी एक बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है, यार कैसे होगा ये। जी। सो देर आर अनलिमिटेड थाट्स गोइंग इन माई माइंड ऑन डेली बेसिस कि अच्छा यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बट वही बात है कि आई डिसाइडेड टू गिव माई सेल्फ 2 years। उससे पहले यही था कि नहीं वापस जाना, नहीं वापस जाना, और उस पूरे दौरान जो है वो अपने कैश फ्लो को बहुत कट डाउन कर देना, अपनी स्पेंडिंग को बहुत कम कर देना, बहुत थोड़े रिसोर्सेज में अपने आप को मैनेज करना। सो एनीवेज दैट्स एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। ट्रू। तो वो जो स्टोरी है, शायद वो 2 साल जॉबलेस रहना एंड नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी, दैट इज़ मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ माई जर्नी एक्चुअली। बिल्कुल, जब पहली आपकी लॉन्च हुई, एंड दैट वाज इन, इफ आई रिमेंबर इट राइटली, इट वाज इन 2019। यस, समवेयर इन द मिड, समवेयर इन द मिडल, यस। और मैं आपकी लॉन्च का हिस्सा तो उस वक्त शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आपका जो पार्टनर है, तो मेरी भी वो पहली लॉन्च थी इसी के अंदर, जिसमें मैंने हेल्प की थी। रात को 3-3 बजे तक आपकी लॉन्च के ऊपर हम लोग बैठ के PPC और ये सारी चीज़ें कर रहे होते थे। तो उस वक्त ये आपकी पहली थी, राइट? और पार्टनरशिप में थी ये अली के साथ जो आपकी। जी नहीं, एक्चुअली दैट वाज माय थर्ड लॉन्च। अच्छा, थर्ड थी वो, ठीक है। इस जो अली की पहली थी वो, शायद वो अली की पहली अली थी। की पहली जी थी, अली रज़ा की वो जो है, ही इज़ माय पार्टनर, वेरी यंग गाय अगेन। सो वो मेरी थर्ड लॉन्च थी। सही। उससे जो पहली लॉन्च थी, अगेन बहुत कोशिश की उसके अंदर, बड़े सारे गुरुज का दिमाग खाया, लेकिन वो रैंक भी थी, वो फर्स्ट पेज पे भी थी, वो टॉप पे भी थी, बट सम हाउ उस पर सेल नहीं आती थी। कुछ भी कर लें उस पर सेल नहीं आती थी। अनदर फेलियर स्टोरी। या एंड इट वाज अ फेलियर। कोई उसमें से कोई तरीका नहीं था निकलने का। वो 0-0 से कुछ नेगेटिव ही रहती थी। इट वाज नेवर ऑन। बट व्हेन कोरोना स्टार्टेड, one day I woke up and I got like 80 orders. Wow. I thought it's a glitch of some kind, na? And then again the second day I got 100 orders more. तो और मेरे पास जो वो स्टॉक था, क्योंकि उसकी सेल नहीं होती थी, तो आई हैड अ स्टॉक ऑफ हार्डली 1000 यूनिट्स, और हम उसकी प्राइस बढ़ाते चले गए until के I go out of stock. अच्छा, you started getting higher order without doing any technical, without doing anything. अच्छा, It was just due to COVID impact. Due to COVID impact. ठीक है। Was it a COVID impacted product या normal थी? It was a very normal product. कोई COVID का ताल्लुक कोई COVID से उसका कोई ताल्लुक समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि लोग अपने घरों में बंद थे, तो उन्होंने कहा चलो यार इस प्रोडक्ट के साथ थोड़ा खेल के देख लें। अदरवाइज इट वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट। बट वो जो कोविड में सब कुछ हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू रिकवर आवर मनी। एटलीस्ट वी मैनेज टू रिकवर ऑल आवर मनी। जो उसमें सारी मनी उसमें गई थी, वो सारी बहरहाल किसी ना किसी सूरत वो वापस आ गई। एंड देन व्हेन द कोविड स्टार्टेड स्लोइंग डाउन, अगेन द सेल्स वेंट डाउन। Okay. So वो अब उस It was sort of a roller coaster for you. Yeah, it was a sort of a roller coaster. It was never winning product जिसको हम कहते हैं। जी हाँ, exactly. Due to COVID it has given you some sufficient amount of money, but overall कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जिसको जो आज हम जिस पे आगे बात करेंगे जाके कि 7 फिगर की तरफ ये नहीं गई, 6 फिगर। ये तो बिल्कुल एक इनिशियल। अच्छा, ये जो अभी आपने जो आज मैं मेन आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, एक आप जॉब का 10-12 साल का आपका करियर, देन यू हैड 2 मेजर फेलियर इन बिजनेस, एंड देन
यू स्टार्टेड पिकिंग अप फ्रॉम देयर, और आपने एक जो 6 फिगर 7 फिगर का ब्रांड बिल्ड किया इन 2 to 3 years, वो उसमें क्या सोच थी पीछे? क्या ये इंडिकेशन थी कि ये ब्रांड इतना बड़ा बन जाएगा, या इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंटली कि हो गया बस ठीक है, फिर आप जब हो गया फिर आपने उसको पिकअप करना शुरू कर दिया? सर वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी जब सक्सेसफुल हो जाता है, जब उसको लोग पॉडकास्ट में बुला लें और वो जो भी बोले तो वो शायद सोना लगता है। वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਸੀ। सो देखिए मैं इसको यूँ नहीं लेता। अच्छा। हाँ, मैं इसको यूँ नहीं सोचता। मैं इसको यूँ सोचता हूँ कि मैं आपको अपनी सेकंड लॉन्च का बताता हूँ, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि रिस्क जो है ना ये ऊपर वाले ने लिखा होता है। बेशक बेशक। और मेरी जो सक्सेसफुल लॉन्चेस हुई, जहाँ से 4 पैसे अल्लाह ताला ने मुझे दिए, ये आउट ऑफ द ब्लू था। मैं अपनी सेकंड लॉन्च के फेलियर की वजह से बहुत परेशान था, और मैं ग्रुप्स में बैठ के देख रहा होता था कि यार किन लोगों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वो एक ऐसा बंदा जो मेरे साथ कई साल जॉब करता रहा, एक ही ऑफिस में जॉब करता रहा, और कभी नमाज के दौरान आते जाते उससे हल्की सी ऐसे करके अस्सलाम वालेकुम, बस इससे ज़्यादा कभी ना वो मुझे जाना ना मैं उसको जाना। सही। बस मुझे इतना पता था कि ये लड़का मेरे साथ काम करता है और बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। समहाउ उसका एक ग्रुप में एक मैसेज आया कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। रात 12 बजे का टाइम था, एंड आई वॉज स्क्रॉलिंग माई मोबाइल एंड आई जस्ट वेंट टू दैट पोस्ट एंड आई स्ट्रेट वे मैसेज हिम कि भैया आप तो एरिक्सन में होते थे या हैं, तो आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। फहद, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ुहैब। अच्छा ज़ुहैब, अच्छा Yes. ठीक है। नहीं, ज़ुहैब आपके साथ कहाँ पे एरिक्सन में? ज़ुहैब Software guy है एक्चुअली, ना? ज़ुहैब इज स्टिल इन एरिक्सन एक्चुअली। ओह अच्छा। या सही स्टिल, वो उनका कुछ ऑटोमेशन वगैरह मैनेज कर रहा है। हाँ ओके। या तो वो ज़ुहैब का सारा एक प्रोडक्ट था। उस प्रोडक्ट पे जनाब हमने अगेन बस डाटा एनालिसिस किया, वो ऑलरेडी कर चुका था, अप्रूवल ले चुका था, और उस पर हमने इन्वेस्ट कर दिया। दैट एक्चुअली गेव अस सो मच कॉन्फिडेंस कि इन 3 months वो अपनी फुली प्रॉफिटेबल हो गया। ठीक है। एंड 6 months हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $60,000 की उसमें इन्वेस्टमेंट हुई होगी इन पार्टनरशिप। सही। And in 6 months we recovered all partnership, all of money actually we recovered. ROI complete हो गया। ROI complete हो गया in ठीक 6 है। months. So वो एक बूस्ट था, और उसमें बहुत काम लेकिन किया। ये भी अनयूजुअल है, 8-6 महीने में होती नहीं है। या एग्जैक्टली। सो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल थिंग। और उसमें फिर हमने 6 months में, 4 months में 100K, इवन एक 1 month में 150K, 160K का हमने रेवेन्यू टच किया था उसके अंदर। जी, वेरी नाइस। तो और उसी दौरान फिर जो है थर्ड जो मेरी लॉन्च थी वो अली रज़ा के साथ थी। अगेन जिस तरह आपने बताया वो भी पार्टनरशिप लॉन्च थी, बट उसके अंदर भी अगेन एवरी लॉन्च हैज़ अ लेंथी स्टोरी, बट कट शॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ब्रांड है वो अभी भी है, चल रहा है। उसके अंदर इस वक्त जो है वो अराउंड 20 SKUs जो हैं वो इस वक्त हैं, 4 to 5 लिस्टिंग उसमें चल रही हैं। And that brand is completely ready to flip. Yeah, that you have brand been in is, fact gathering yes, the data to flip it. Exactly, that brand is actually ready to flip. अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं ये बात करूँ तो how important the product is, जब आप स्पेशली ये सोच के चल रहे हैं, आपकी एक सक्सेस स्टोरी होगी, डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। तो आप जब अगला बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है यार अब इसको बड़ा बनाना है, बड़ा बना के इसको फ्लिप कर देंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें प्रोडक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस आप देते हैं, कितनी वेटेज देते हैं आप इस पूरे जर्नी के अंदर, जब आप एक माइंडसेट से जा रहे हैं कि यार हाँ मैं इसको 6 फिगर 7 फिगर पे जाके फ्लिप करूँगा? जी, देखिए ये बहुत प्रोडक्ट, इस पूरे बिजनेस का जो मॉडल है ना, ये विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम, आज हम जहाँ अमेज़ॉन में खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ही सब कुछ है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, अगर आपने वहाँ पे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की, तो इट इज़ बाउंड टू फेल। ठीक है। सो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी चूज़ करने से पहले उस पर ये अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया जाए कि इसकी कोई छोटी सी मॉडिफिकेशन, कोई इसमें ऐसी वैल्यू एडिशन जो है वो की जाए जो कि आपको 6-8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल उसके ऊपर आप सर्वाइव करें। अच्छा, here we are talking about modification, not the innovation, right? Yes, not the innovation, because this market is not for the innovation.
हमारी ये बात कई दफ़ा ऐसी हुई है बात कि इनोवेशन इज़ समथिंग डिफरेंट। इनोवेट अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, देन द मार्केट इज़ सो बिग फॉर यू कि आप इनोवेट कर लें, फिर वो आपका प्रोडक्ट है, आपको अमेज़ॉन की ज़रूरत नहीं है। तो अमेज़ॉन इज़ अ रिटेल प्लेटफॉर्म, सो वहाँ पे आपने वही बेचना है जो सब बेच रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत बड़ी हो गई, अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा एलिफेंट बन गया। अब आप अगर एक प्रोडक्ट, एक गैप आज एनालिसिस करते हैं, लेट्स अज्यूम करते हैं कि जी एक प्रोडक्ट है जो आप सिंगल पैक में बेच रहे थे और आपने एनालिसिस किया कि जिसका पैक ऑफ 2 जो है ना ये बहुत अच्छा सेल हो सकता है, और आपने पैक ऑफ 2 लॉन्च कर दिया है एंड इट बिकेम सक्सेसफुल एंड यू स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम दैट, बट फॉर हाउ लॉन्ग? Maybe 2 months, 3 months, 4 months, max 6 months, and that's all. Because the whole flood is also watching you. The whole world is watching you. नहीं, मैं इसको वर्ड नहीं, मैं इसको फ्लड कहता हूँ। फ्लड कहते हैं क्योंकि वर्ड जो है ना वो सेंसिबली आता है, फ्लड जो है वो अंधाधुन आता है। अंधाधुन आता है। तो ये आपको बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग। सो ये एक कॉन्टिन्यूस जो है एक प्रोसेस है। एक लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग को बहुत देर तक सस्टेन किए रखना ये पॉसिबल नहीं रहा। तो आप ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर एमिंग टू बिकम अ बिग सेलर, 6 फिगर, 7 फिगर और 8 फिगर, you probably need to add so many product continuously. That's the only way you can survive. Yes, that's the only way you can survive कि आपको सो continuously अपने ब्रांड को बनाना है। ठीक है, तो सो ब्रांड बिल्डिंग में एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो आज से कुछ साल पहले तो शायद चलता था, आज भी चल सकता है। इट्स नॉट दैट कि जी वो आज सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग कर रहे हैं, लेकिन अगेन वो करते हैं और फ्लिप करके निकल जाते हैं। जी ऐसे ही है। सो ये बहुत रेयर केस होगा कि एक सिंगल एसएन, एक सिंगल लिस्टिंग जो है वो आपकी 5, 7, 8 साल आपको जो है वो बिजनेस दे दे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ब्रांड आपको बिजनेस दे सकता है। अच्छा, जब आप ब्रांड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वन पार्ट इज प्रोडक्ट। जी, according to my opinion, second major part which I would call it as a backbone of the project, that is a sourcing. तो आप सोर्सिंग को किस तरह से मैनेज करते हैं? सिंस यू टॉकिंग अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट इन द लिस्टिंग या इन द ब्रांड, तो वहाँ पे क्या आप एक ही निश के अंदर रहते हुए उसको एक्सपैंड किया आपने, या यू हैव गॉन स्लाइटली इन अ डिफरेंट रूट के जहाँ पे आप मल्टीपल डिफरेंट एसेंस भी डाले और सप्लायर भी आपके अलग अलग हुए? क्योंकि सप्लायर जो है ना वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है इस पूरी डोमेन में। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस वेरी करता है। ट्रू। बट सोर्सिंग ओवरऑल अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो अगेन आप रीसोर्सिंग पे हमेशा काम करते रहते हैं, आप नए सप्लायर्स ढूंढते रहते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर करते रहते हैं। ये एक कहते हैं ना कि रिटेलर जो है वो सोर्सिंग पे कमा चुका होता है। सो यहाँ पे भी अमेज़ॉन पे भी ये बात बहुत हद तक बैठती है कि जिस तरह आपके बाकी बिजनेसेस हैं, अगर आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है तो आप सोर्सिंग में 10 सेंट्स, 20 सेंट्स, 50 सेंट्स, $1 बचा लेते हैं, तो वही अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपकी पॉकेट में, जब आप उसको सेल करेंगे अमेज़ॉन पे, तो वो आपकी पॉकेट में वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, आज आपने एक सप्लायर के साथ काम किया और आप उससे 1 साल से काम कर रहे हैं, अब वो आपको हो सकता है 5% एडवांस पे आपका ऑर्डर बुक कर ले। हो सकता है कि वो आपको 50% पेमेंट करने के बाद कहे सारा माल उठा लो, सारी इन्वेंटरी उठा लो और इसको ले जाओ और 1 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तब पॉसिबल हैं जब आप एक सप्लायर के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यू आर हॉपिंग ओवर फ्रॉम सप्लायर टू सप्लायर इन इसलिए कि आपको उससे 10 सेंट्स बच रहे हैं या उससे 30 सेंट्स बच रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि आपको 30 सेंट्स तो ज़रूर बचेंगे, लेकिन आप अपना कैश फ्लो मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्वालिटी के ऊपर भी कंसर्न जी, क्वालिटी बार-बार आप वेटिंग करेंगे, बार-बार उसके सैंपल चेक करेंगे। मैं जितना भी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहा था कि एक ब्रांड है, 1.5 होने वाला है उसके साथ इन्वेंट्री रिप्लेनिश करते हुए, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। जो आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं कि उसको एडवांस पे मना लो, किसी सूरत में नहीं मान रहा वो। एग्जैक्टली। तो आई ट्राइड कपल ऑफ अदर्स सैंपल्स, वो सैंपल तो अच्छे हैं बट वो वाली क्वालिटी, वो वाली प्राइस मुझे नहीं मिल पाई। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें ये जो प्रोडक्ट है ये ऑब्वियसली हम एक कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, बट स्टिल उसकी ब्रांडिंग करना, उसका बॉक्स डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक दफ़ा होती हैं। अब हर वक्त अगर आप इसी उस कॉन्शियस एफर्ट में लगे रहें तो फिर आप जो मेन आपका फोकस जो है वो हट जाता है। सो ये हमने ये तजर्बा किया, वी वेंट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग 2 or 3 सप्लायर्स ऑन बोर्ड, बट पर्सनली मुझे इसका ऐसा बेनिफिट नहीं मिला कि जिसकी वजह से मैं अपने फर्स्ट सप्लायर को छोड़ देता या ऐसे सप्लायर को छोड़ देता जो मेरे साथ पिछले 2 साल से चल रहा है। सो दैट सप्लायर इज स्टिल विद मी
और उससे हम ये कंसेशंस लेते रहते हैं। अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाए तो वही बात है कि जिस तरह हम बार बार नया क्लाइंट हंट करने से बेहतर है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ अपसेलिंग कर लें। अच्छा, इसमें कैश फ्लो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट 6-7 फिगर आपकी लाखों में सेल हो रही है, तो सेल को मेंटेन करने के लिए पीछे भी तो पूरा एक आपको सिस्टम चाहिए, आपके पास उतनी इन्वेंट्री भी मौजूद होनी चाहिए। तो हाउ डिड यू मैनेज टू काइंड ऑफ सॉर्ट दिस आउट? असल में कैश फ्लो अगेन हमारे पास एक पूरा मैकेनिज़्म है। ऑल्दो वी आर अ वेरी स्मॉल बिजनेस बट स्टिल वी हैव अ प्रॉपर अकाउंटेंट जिसके अकाउंटिंग सेटअप है हमारा एक छोटा सा 2-3 लोगों का, जो कि हमारे लिए पूरा सेटअप करना, कैश फ्लोज की हर वक्त रिपोर्ट्स जनरेट करना, बनाना, जितने अकाउंट्स हमारे चल रहे हैं उन सारे अकाउंट्स को कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स जनरेट करना, फिर ये करना कि जी कितनी इन्वेंट्री जो है वो रिक्वायर्ड है ऑन बेस्ड ऑफ प्रोजेक्शंस, क्योंकि आपको पता है इस पूरे बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो आपका मनी इन्वॉल्व है वो इन्वेंट्री बाइंग में इन्वॉल्व है, और उसका साइकिल इतना लेंथी है कि 3 मंथ्स तो जो है आपकी सेलिंग स्टार्ट नहीं होती। सो वन इन्वेंट्री विल गना टेक लाइक 6 months टू गिव यू दैट मनी बैक। तो 6 महीने का कैश फ्लो आपको उसका पूरा एक साइकिल बनाना पड़ता है, तो इसमें हम फिर प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, ये तो आपने एक पार्ट का जिक्र किया, ये तो है जो आपके पास जो कुछ है उसको अच्छे से मैनेज कर लेना विल गिव यू लिटिल बिट कुशन के आप ठीक है जी मैनेज हो गया। दूसरा है कि आपका बिजनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अब जब आप ग्रोथ की बात करें, लेट्स से अगर आपकी 50,000 सेल है, 50 से आपने 80 पे जाना है, तो ये जो 30,000 का गैप आया है, ये सारे का सारा आपका एग्जिस्टिंग से तो मैनेज नहीं होगा। यू नीड मोर फंड टू इन्फ्यूज इन द बिजनेस। तो उसके लिए हैव यू गॉट एनी इन्वेस्टर या किस तरह से हुआ ये? देखें, इसका एक ही तरीका है जो कि हलाल है, एक ही तरीका है जो कि हलाल है। वो तरीका जो है वो ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस पे इन्वेस्टमेंट ऐड करें। आप अपनी जो भी आपकी इक्विटी है, आपका 100% शेयर्स हैं, आप उसमें से कुछ शेयर्स जो हैं वो लोगों को सेल करें, आप एक इन्वेस्टमेंट ऐड करें, एक इन्वेस्टर ऐड करें। और ये हम ऑलरेडी एक अपने ब्रांड में, ये जो ब्रांड आपको जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त, इस ब्रांड में हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, और हमने 10 मिलियन के अराउंड जो है PKR में अपना जो 25% शेयर सेल किया था आज से 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट। और उसके नतीजे में जो अमाउंट ऑफ मनी वी रिसीव्ड, वी इन्वेस्टेड बैक, कुछ की हमने याशी की, अपनी ज़रूरियात पूरी की, और कुछ मनी है वी इन्वेस्टेड बैक, जिससे फिर बिजनेस जो है वो मज़ीद ग्रोथ में चला गया। सो ये एक वाहिद हलाल तरीका है। अदरवाइज वी हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग लोन्स और इंटरेस्ट, वो सब कुछ जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। नहीं, सही है, वो इट्स सब्जेक्टिव थिंग। आपने मतलब पार्टनर ऐड कर लिया, ठीक है, वो थोड़ा दिल को धचका लगता है कि यार एक चलते हुए बिजनेस में आप क्यों इक्विटी दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग मल्टीपल। देखिए ना, उसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने केक का साइज़ या पाई का साइज़ बहुत बड़ा कर लिया, तो एट द एंड ऑफ द मनी यू विल बी गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, बट आपका पाई का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, आपका जो ब्रांड है वो बड़ा हो गया, उसकी एसेट बड़ा बन गया, कल को फ्लिप होगा तो मोर अमाउंट ऑफ मनी यू विल गोना गेट। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको बढ़ाने के लिए डेफिनेटली यू नीड सम हेल्पिंग हैंड्स, तो वो ये इन्वेस्टर्स ही हैं, वो ही इन्वेस्टर्स ही हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसमें मोहित भाई जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग अ बिग ब्रांड, तो वो कहते हैं ना कि जब गुड़ होता है, ये शक्कर होती है, शक्कर को खुला छोड़ेंगे तो मक्खियाँ तो आएंगी उसके ऊपर। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जब आप इतना बड़ा ब्रांड रन कर रहे हैं तो आपको आपके कंपेटिटर्स तो उंगली करते हैं, तो उसको किस तरह से आपने कैटर किया, ये कर रहे हैं? और अगर आप ये कहें कि नहीं जी मुझे तो कोई मिला ही नहीं ऐसा, तो ये तो हो नहीं सकता, किस तरह से ये पूरी सिचुएशन के साथ डील किया? स्पेशली पाकिस्तानी भी आपके पीछे पड़े हैं, चाइनीज़ भी आपके पीछे पड़े हैं, एंड देन यू हैव गोरा कम्युनिटी एज वेल, तो एवरीबडी इज़ जस्ट लुकिंग एट यू कि भाई ये बंदा आ रहा है, ग्रोथ करता जा रहा है, 15, 20, 25 ऐसे ऐड कर दिए हैं। देखें, उसमें एक तो हमने सिंपल रूल बनाया है कि चाइनीज़ मक्खियों को नहीं छेड़ना, ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइट दैम, क्योंकि वो चाइनीज़ मक्खियों के ना बहुत बड़े बड़े उनके घोंसले हैं, तो उनको हम नहीं छेड़ सकते। अच्छा, यहाँ पे भी 2 चीज़ें, एक है टेक्निकली, एक है फाइनेंशियली, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल साइड। देखें, फाइनेंशियल साइड भी एंड टेक्निकल साइड। अच्छा, टेक्निकल यू थिंक कि दे आर, देखें टेक्निकल को, देखिए अगर मैं टेक्निकल को यूँ डिफाइन करता हूँ कि दे नो मोर ब्लैक हैट मैचर्स देन अस। हाँ, वो सो ब्लैक हैट मैचर्स सारे टेक्निकल में आते हैं। सही। सो चाइनीज़ आर मच मोर इन्फ्लुएंशियल
और हमारी कम्युनिटी से तो बहरहाल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। ईदर इट्स लाइक डूइंग समथिंग फ्रॉम इनसाइड अमेजोन और आउटसाइड अमेजोन, सो दे आर लॉट मोर कनेक्टेड। प्रिसाइसली दे आर फादर ऑफ ब्लैक हैट्स। यस एग्जैक्टली, फादर ऑफ ब्लैक हैट्स, यू नो। सो एक रूल है कि हाँ, अब जो पाकिस्तानी मक्खियाँ आ रही हैं तो छोटी छोटी मक्खियों को तो बॉदर नहीं हम करते। अलबत्ता आजकल एक मक्खा ज़रूर आया हुआ है, किंग ऑफ स्मॉल जो है ना, ये फ्लाइज जो है वो ज़रूर हमारे साथ आया हुआ है। और एक्चुअली ये इसको आप यूँ डिफ़ाइन कर लें कि बिज़नेस के ना कुछ एथिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं। जब आप एक बड़ी मार्केट में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप ओरिगा माल में आपने दुकान खोली है, सही, अगर आप ओरिगा माल में एक ही साड़ी 2 लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों लोगों को पता होता है कि यार हमने ना इसका ये काम नहीं छेड़ना और मैंने इसका ये काम नहीं छेड़ना। ये जितनी भी बिजनेसेस कम्युनिटीज़ बैठी हैं ये आपस में इन रूल्स पे चलती हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स में चलती हैं। अगर ये म्यूचुअल एग्रीमेंट्स ना करें तो ये शायद सारी दुकानें बंद हो जाएं, सारे मॉल्स बंद हो जाएं और ये आपस में एक दूसरे को खा जाएं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। एक जगह फार्मेसी ओपन हुई, अब वो फार्मेसी वाला जो है ना अपने आप को ब्रेक इवन पे लेके जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो सुबह उठता है तो देखता है एक फार्मेसी और ओपन हो जाती है, फिर वो देखता है एक तीसरी फार्मेसी ओपन हो जाती है। अब उन सबको मिल बैठना पड़ता है, उनको डिस्कशन करनी पड़ती है कि यार ये सारे जो लोग बैठे हैं इनको प्रॉफिटेबल कैसे रहना है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये आपका अमेज़ॉन पे है। अब क्योंकि पाकिस्तानीज़ माशाल्लाह एक बूम से गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, और इस ट्रांजिशन में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स कॉपी चोरी करते हैं। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है तमाम पाकिस्तानियों को ये समझना कि अगर आप किसी का प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे और आप उसकी दुकान ख़राब करेंगे तो इससे आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कल को एक और आएगा, फिर एक और आएगा, फिर एक और आएगा और कोई भी नहीं कमाएगा। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से चलें। एक पैक फ़लाना बंदा बेच रहा है तो दूसरा पैक फ़लाना बंदा बेच रहा है। एक डिज़ाइन अगर एक साहब बेच रहे हैं तो दूसरा डिज़ाइन जो है वो दूसरा साहब कर लें, ना कि सारे पाकिस्तानी मिलके एक डिज़ाइन पे हमला कर दें और उसके बाद एट द एंड ऑफ द किसी के पास कुछ भी ना बचे। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंपल सी चीज़ है जो हमने कोशिश की इस पर काम करने की, बट अगेन बिकॉज पाकिस्तानीज़ थिंक कि शायद रिस्क जो है वो इंसान की मेहनत तो उसके आइडियाज़ से है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ तो आपको आपकी किस्मत का मिलता है। सर इसकी ना मिसाल में इस तरह अभी पिछले दिनों बैठे हुए थे एक साहब के साथ, उन्होंने कहा जी सियालकोट में कुछ पार्टियों का आपस में कुरान के ऊपर हाथ रख के उन्होंने इस चीज़ का ओथ लिया कि हम, कोई एक प्रोडक्ट थी कि इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे। एग्जैक्टली, वो एक पूरी कम्युनिटी थी, उनका ओथ हो गया आपस में। 15 दिन के बाद पता चलता है कि वो सब ने ओथ तो ले लिया कुरान पे हाथ रख के, लेकिन सब लोगों ने बाद में जाके अपनी अपनी प्राइसेस दे दी और अनफॉर्चुनेटली दी भी एक ही सप्लायर को। अब वो सप्लायर वापस आ गया, वो कहता है भाई उसने आके बता दिया जी मोहित साहब आप मुझे ये प्राइस दे रहे हैं, मुनीर तो मुझे ये प्राइस दे रहा है। अब वो जब हल्के में दोबारा बैठे तो उन्होंने कहा यार ये बस ऐसे ही है। तो अब देखिए मैं सियालकोट की मिसाल इसलिए देता हूँ, हमारे सर्जिकल की कुछ आइटम है, कैंची की ले लें। कैंची हम लोग बिकती थी 12 पाउंड 15 पाउंड की यूके में आज से 3 साल पहले। बिल्कुल ऐसे ही। आज सेम कैंची सेम सीजर आपकी बेयर्ड सीजर जो होती है वो आपकी 1.5 से 2 पाउंड में बिक रही है। एग्जैक्टली, मार्जिन क्या है, 2 से किसी के पेनी बच रहे हैं, किसी के 10 पेनी बच रहे हैं, किसी के 5 पेनी, और हैं कौन सारे 90% सियालकोट वाले बैठे हैं। भाई आपस में अगर आप कंपटीशन क्रिएट करना है, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करो। अब यहाँ पे देखें अगर ये सारे मिल बैठ जाएं, हाँ, और ये मिल बैठ के ये डिसाइड करें कि यार हमने मार्केट की प्राइसेस को ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल बेहतर करना है, प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे वी आर अर्निंग टू हैव सम प्रॉफिट्स। सो अगर आपने कंपटीशन में और पाकिस्तानियों ने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन को लूज़ कर देना है, यानी इतना कंपटीशन में चले जाना है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी लूज़ कर दें, सो फिर इस बिजनेस का फ़ायदा नहीं रहता। ऑनेस्टली एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन थ्योरी आउट हियर। अब इंडियंस की क्या है, वो आपस में जहाँ पे आते हैं कंपटीशन क्रिएट करते हैं, कंपटीशन क्रिएट करके प्राइस ऊपर ले जाते हैं। एग्जैक्टली, और आज उनकी देखें आईटी एक्सपोर्ट देख लें आप, यू नेम एनी इंडस्ट्री, उन्होंने वहाँ पे एक मोनोपोली आपस में खुद से ही क्रिएट की, कंपटीशन क्रिएट किया, मार्केट को पूरी के ऊपर उठा लिया। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई बाहर का कोई आ रहा है नहीं आ रहा, उन्होंने अपना इतना हेल्दी कंपटीशन क्रिएट किया है कि प्राइसेस भी अपनी मर्जी की चार्ज कर रहे हैं और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम इस स्टेज पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कब तक हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे? इवेंचुअली तो इसमें कोई भी विनर नहीं है, ना आप विनर है ना मैं विनर। देखें इसमें कोई भी विनर, वी ऑल आर लूजर। विनर कौन है?
गोरा जिसको हम देखिए विनर तो अमेजोन है ना। अमेजोन है, गोरा ही है, ठीक है। विनर तो अमेजोन है, जिसको सारे पाकिस्तानी सेलर्स मिलके एक ही नीच में एक ही पेज पे बैठ के वो पीपीसी चलाई जा रहे हैं किसी तरीके से हमें सेल आ जाए। और वो सेल आ भी रही है क्योंकि वो अमेजोन को पे कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे द विनर इज अमेजोन। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो आईपी की हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो जिसको हम ट्रेडमार्क वगैरह कहते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं, हम पेटेंट ले लेते हैं, ये कितनी हद तक एज ए ब्रांड आपको सिक्योरिटी देता है, स्पेशली इन यूके मार्केट? यूएस में तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बट यूके के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लूप होल्स। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस। इस वक्त जो है वो हम एक सेकंड कोर्ट का केस लड़ रहे हैं यूके के अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अब हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं भी बता सकता बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अभी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वहाँ पे हमारी लिस्टिंग्स के साथ। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, अगर आपने प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट किया और आपके उसमें कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है और आपने उसको प्रोडक्ट आपका नहीं है, तो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। आपका डिज़ाइन किसी वक्त भी कैंसिल हो सकता है एट अ सिंपल प्रोसीजर। बट यूके के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है कि सेम डिज़ाइन का आपको भी मिल जाता है, पैटर्न मिल जाता है। जी बिल्कुल मिल जाता है। तो फिर सिक्योर कैसे हुए आप? जी, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी सिर्फ इतनी है कि अगर आपके पास डिज़ाइन हो, चाहे वो डिज़ाइन 10 और लोगों ने अपने पास रजिस्टर किया हुआ है, अगर आपके पास वो डिज़ाइन रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ ये सिक्योरिटी मिलेगी कि अगर किसी मक्खी ने आपके साथ पंगा लिया, आप पे इन्फ्रिंजमेंट भेजी, तो आप शायद अमेज़ॉन को ये कन्विंस कर सकें कि बिकॉज आई एम द डिज़ाइन होल्डर एज वेल, और आप वो डॉक्यूमेंटेशन उसको दें और अपनी लिस्टिंग रीइंस्टेट करें। दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपने किसी को इन्फ्रिंजमेंट भेजी इस गुमान में कि जी कोई और ये प्रोडक्ट सेल ना करे, क्योंकि आप खुद भी कॉपी पेस्ट हैं और ये समझते हुए आपको आपके दिमाग में, आपके माइंड में किसी ने ये डाल दिया कि जी मैं बेचूंगा ये डिज़ाइन और मैं किसी पाकिस्तानी को, किसी गोरे को, किसी चाइनीज़ को नहीं बेचने दूंगा, दिस इज़ अनएथिकल नंबर 1, बिकॉज आपने वो डिज़ाइन रजिस्टर्ड नहीं किया। ये डिज़ाइन आपकी ओनरशिप नहीं है। पहली चीज़, ऐसे बंदे का इलाज। और अगर वो फिर आपने किसी को कर दिया, इन्फ्रिंजमेंट भेज दी, तो इसका आसान हल ये कि पहले तो आप सेटलमेंट करें। और अगर आप ये नहीं करते तो कोई भी आके आपका डिज़ाइन उड़ा देगा। वो आईपीओ का एप्लीकेशन फ़ाइल करें कुछ 1-2-4 महीने की, उसमें आपने वो कन्वर्सेशन है उनके साथ और आपका डिज़ाइन ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपके पास ये भी सहूलत नहीं रहेगी कि कल को आपको कोई आए और आपको इन्फ्रिंज करे, तो आपके पास फिर डिज़ाइन भी बाकी नहीं रहेगा। देखिए जब आप ये डिज़ाइन जो है ना, एक कॉपी पेस्ट डिज़ाइन पेटेंट जो है, ये जस्ट आपकी इस हद तक सिर्फ सिक्योर है कि आप किसी मक्खी से बच सकें, दैट्स ऑल। नहीं, लेकिन देखें जब आप डर्टी गेम में आ जाते हैं, अगर आपने डर्टी ही खेलना है, ब्लैक हैट की तरफ जाना है, तो फिर तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर वेज आप भी तंग करोगे, तो इवेंचुअली फिर वही बात, विनर कोई भी नहीं है इसमें। देखिए यही इंपॉर्टेंट बात है और यही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर 2 पाकिस्तानी आपस में लड़ पड़े तो फिर एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर उसमें विनर कोई भी नहीं है। अब मेरे साथ भी हुआ है, अभी मैं आपको बता भी रहा था कि भाई साहब ने इन्फ्रिंजमेंट भेजा है हमें, ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न का, जबकि खुद उनका डिज़ाइन भी कॉपी है और 100% कॉपी है उनका, हमारे में फिर भी थोड़ा सा चेंज है। अब वो देखिए सेटलमेंट करेगा तो ठीक है, टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, तो फिर उंगली तो टेढ़ी करनी आती है सबको, तो लेकिन उसमें विनर कोई नहीं है। जी एग्जैक्टली, उसमें कोई विनर नहीं, सब लूजर हैं। इवन उसमें अमेजोन भी विनर नहीं है कि एक चलता चलाता स्टैब्लिश बिजनेस आप बर्बाद कर रहे हो सिर्फ किस वजह से, अपनी मैं के चक्कर में। भाई ठीक है, अगर आपने ले लिया है, फेयर इनफ, आपका हाथ ऊपर रहना चाहिए, बट जो नीचे आपके है उसको इतना कर्ज ना करो कि वो बंदा भी फिर उंगली टेढ़ी। और इन्फ्रिंजमेंट भी भेजनी है तो सिर्फ पाकिस्तानी को भेजनी है, हाँ, गोरे को तो नहीं भेज सकनी। उसको छेड़े ना, तो फिर पता चले, वो फिर उंगली नहीं पूरा बाजू ही सीधा करता है, तो फिर वो आपने, और फिर ये है कि जी आपने चाइनीज़ को भी नहीं भेजनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहरहाल इस पे वंस दिस ऑल इज़ ओवर, तो इस पे इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे पूरा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। ये जो जर्नी जिससे आज हम गुजर रहे हैं, इस जर्नी पे इंशाल्लाह एक पूरा सेशन होगा जिसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। नहीं ऐसे ही है, देखें आपस में मिल बांट के खाने में ही मेरा ख्याल है फ़ायदा सबका है। exactly. लड़ते रहेंगे तो सर सबके कटेंगे, फ़ायदा किसी का भी नहीं है। अच्छा, इसमें मोहित जब आप डेफिनेटली, ये तो हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर अ बिग ब्रांड डेफिनेटली यू डील विद लॉट ऑफ अदर सेलर्स, जिसमें चाइनीज़ भी आते हैं, सब आते हैं। तो बीइंग अ 6-7 फिगर सेलर
हैव यू यूज्ड एनी ब्लैक हैट टेक्निक जिसमें सर्वाइवल के लिए वो करना ही पड़ता है, ठीक है, या अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी आपको? अभी तक नहीं पड़ी। अच्छा, यू आर सर्वाइविंग विदाउट एनी ब्लैक हैट टेक्निक? फॉर द टाइमिंग अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे पे ही चल रहा है काम जी। अभी तक हम वाइट या ग्रे में चल रहे हैं या सिर्फ वाइट में? हम वाइट में ही हैं। ग्रे में अगर आप कहें तो सिर्फ जो शुरू में वो जो VVROs का जो कॉन्सेप्ट था जिस ज़माने में ये लॉन्च हुई थी जी, तो अगर हम उसको ग्रे कह लें या ब्लैक कह लें तो वो एक कॉन्सेप्ट था जब वो यूज़ हुआ था। बट जो हमने रिसेंट जितनी भी लॉन्चेस की हैं 3-4 लिस्टिंग हम बना चुके हैं अब तक एक लिस्ट से, सो वो सारी की सारी अपने ऑर्गेनिक प्रोसेस से गुजरी हैं जिस तरह नॉर्मल बिजनेस से किया जाता है। ठीक है। एंड हाउ आर यू मैनेजिंग योर वैट? यूके के अंदर सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो तो वैट ही है। द मोमेंट यू क्रॉस योर थ्रेशोल्ड 85-86,000 का, तो यू हैव सॉर्ट लुकिंग एट योर नेक कि भाई कब आए इसको काटूं मैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज इफ़ यू पे 20% फ्लैट या इवन इफ़ यू पे 7% और 6% तो पीछे तो कुछ बचता ही नहीं है। तो आर यू ट्राइंग टू मैनिपुलेट विद द सिस्टम या कुछ इसमें सही वाली चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं? देखिए ये सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। और ये जवाब जो आपकी है मुस्कुराहट बता रही है, गेम डाली है। ये जो जवाब है ना ये हमने गुरु से सीखा एक्चुअली। सो इसको यूँ कह लेंगे, देखें आइडियल जो ये है कि आप 20% फ्लोटिंग वैट पे जाएं, ठीक है, और उस 20% फ्लोटिंग वैट को आप मैनेज करें। मगर आपका कोई यूके पार्टनर अवेल है उस लिस्टिंग में, फिर आपके लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि वो 20% फ्लोटिंग वैट जो है वो रिड्यूस होते होते और क्लेम वैट को रीक्लेम करते करते अल्टीमेटली दैट कम्स डाउन फ्रॉम 10% टू इवन 7%, 4%, 5% डिपेंडिंग अपॉन योर अकाउंटेंट एंड आप कितना वैट रीक्लेम करते हैं। सो ये आइडियल है, मेरा ख्याल है सबको यही करना चाहिए। हम भी ऐसा ही कुछ मैनेज कर रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं वो करते हैं, मैं तो नहीं करता। लेकिन शरीफ है जी, मैं तो सर देखे मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग इस तरह के काम करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना लेते हैं और उनके थ्रू बाइंग करते हैं डायरेक्ट चाइना से उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे उसको लैंड करते हैं और वहाँ से फिर वो आगे लेके चलते हैं, या मल्टीपल कंपनीज बना के मी टू कर लेते हैं और डिफरेंट कंपनीज़ की सेल्स के थ्रेशोल्ड्स को मैनेज करते हैं। सो ये लोग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एक बड़े ब्रांड को यूँ मैनेज नहीं किया जा सकता। सही। ये शायद आप ये जितनी भी आपकी जो टेक्निक्स हैं टैक्स को मैनेज करने की, ये वैट को मैनेज करने की, GST को मैनेज करने की, ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये शायद आप 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, बट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो बाय द बुक्स। उसकी एक और भी बड़ी वजह है जो अगला, बल्कि मेरा सवाल भी आपसे यही है कि डेफिनेटली जब आप एक बिज़नेस खड़ा करें, हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तो बताया ही गया और ये चीज़ हमने पहले से ही माइंड में फ्रेम है ऑलरेडी कि हमने ये बिज़नेस को फ्लिप करना है, ठीक है। जब आप फ्लिपिंग की बात करते हैं स्पेशली बड़े बिज़नेस को, तो वो तो आपका रेफरेंस से तो नहीं होना, वो तो यू हैव टू गो टू एनी ऑफ द एग्रीगेटर। तो एग्रीगेटर तो ये सारी चीज़ें मांगता है आपसे, वो तो आपसे ये भी पूछेगा भाईजान आपने इसमें क्या क्या कांड किए हुए हैं वो भी बताएं, वो आपसे टैक्सेशन के बारे में भी सारा पूछेगा। तो अगर प्री एग्जिट लिस्ट जिसको हम कहते हैं, अगर वो आपकी प्रॉपरली रेडी नहीं है तो समहाउ मेरा ख्याल है ये आपके कहीं ना कहीं फ्लिपिंग में भी प्रॉब्लम करता है, और किए भी है कुछ लोगों के साथ। देखें ये बिल्कुल डिसएडवांटेज में जाता है, और उसकी वजह वही है कि जब आप किसी को कहेंगे जी मैंने 4 या 5 मी टू अकाउंट्स हैं, तो वो ये तो नहीं मानेंगे, हेजिटेंट होगा बिल्कुल, और उसको समझ नहीं आएगी कि और पूरा का पूरा बिजनेस है। स्पेशली ऐसी कंपनीज का आप कर रहे हो जिनका आपसे ताल्लुक नहीं है, एग्जैक्टली, इट बिलोंग्स टू समबडी एल्स। सो इस वजह से जो है ना, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये आप अपने लॉन्च के इनिशियल फेजेस में अपने कैश फ्लो को बेहतर रखने के लिए ये सब कुछ आप कर सकते हैं शुरू में, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, 10, 15, 20, 25 SKU जब आप पे खड़े हो गए हैं, 4, 5, 6 लिस्टिंग्स बन गई हैं, तो फिर आपको ये कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जहाँ पे आप टैक्स को बचा के और इन सब तरीक़ों को यूज़ करते हुए, जहाँ आप 10,000 पाउंड लेट्स सपोज आप प्रॉफिट ले रहे हैं, वहाँ पे आप 8,000 पाउंड या 7,000 पाउंड ले लेते हैं, लेकिन एक लॉन्गर बेनिफिट के लिए आपको वापस 20% फ्लोटिंग वैट पे आना पड़ता है। इसके अलावा इसका कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो लॉन्ग टर्म हो, ये सब शॉर्ट टर्म है। एंड आई बिलीव देयर इज नो हार्म पेइंग टैक्सेस, क्योंकि आप जेब से तो नहीं दे रहे हो, अल्टीमेटली यू आर पेइंग फ्रॉम द सेम बिजनेस जहाँ से आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो देगे भी अगर आप उसको प्रॉफिट में से निकाल भी देंगे तो अल्टीमेटली आपकी लेजिटिमिटी बढ़ रही है ना। डाउन द लाइन जब आप जाएंगे 2 साल 3 साल के बाद, एक बिजनेस जिसमें आपने कुछ ग्रे वाइट ब्लैक किया हुआ है और एक बिजनेस है जिसमें प्योरली हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, तो आपको उतने एक्सेस ज़्यादा भी तो मिलते हैं ना, तो इवेंचुअली वहाँ से आप रिकवर कर देखें। ये बात आपकी ठीक है, बट ये बात ठीक नहीं भी है। अच्छा, ज़रा बताएं ठीक कैसे नहीं है ये?
अगेन ऐसे ही है कि अगर आपका बिजनेस जो है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जब आप उसमें से जब नेट प्रॉफिट आपका जी अगर वो 15% है और आपको वैट 10% देना पड़ गया क्योंकि आपने वैट उसमें से माइनस नहीं किया, तो फिर आप क्या करेंगे? सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो बिज़नेस है वो कम से कम 10% के ऊपर नेट प्रॉफिट पे आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड वैट एंड एवरीथिंग, आप 10% से 15% पे अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो आप करते रहेंगे सर्वाइव। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ लोगों की कॉल्स आती हैं, वो ये पूछते हैं कि जी हम 20% फ्लोटिंग वैट पे गए हैं और हमारा मार्जिन जो है वो 7% रह गया, 5% रह गया, 6% रह गया। लेकिन मोहित ये फॉरएवर तो नहीं है ना, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होता है। और स्पेशली इसमें एक जो सबसे बड़ा जो इशू है, जो आपकी और बिलाल भाई की और हमारी मुलाकात भी हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मेजॉरिटी ऑफ दिस बिजनेस दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर अकाउंटेंट। अब देखें, एक ई कॉमर्स का अकाउंटेंट होना और एक नॉर्मल अकाउंटेंट में बड़ा फ़र्क है। ई कॉमर्स की डोमेन का ज़्यादातर अकाउंटेंट को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब वो बिलाल भाई से ही मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप क्लेम कर सकते हो बट करते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है उन क्लेम्स का। देखिए वो बात आपकी ठीक है, इस एग्रीड, बट स्टिल इट्स अ बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत अरसे तक जो है वो यूएसए की मार्केट को, अमेज़ॉन यूएसए को ज़्यादा सपोर्ट किया गया क्योंकि यहाँ पे वैट के प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, वो तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये वैट जो है ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को नीचे ले आता है और अच्छा खासा नीचे लाता है, बिल्कुल लाता है। प्लस आपका कैश फ्लो ख़राब हो जाता है, आपका कैश फ्लो बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। आपने जब एक क्वार्टर के बाद, अभी हमने रिसेंटली अराउंड 15,000 पाउंड्स जो है वो वैट पे किया, जब आप अपने अकाउंट में से 15,000 पाउंड जब वैट दे देंगे तो फिर आप उस महीने जो है वो आपका कैश फ्लो बिल्कुल उड़ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि अच्छा यार अब अगले ऑर्डर्स पेमेंट्स। तो ये एक कैश फ्लो मैनेजमेंट है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कैश फ्लो की पूरी शीट बनाते हैं और उसमें वो अपने सारे जो क्वार्टर्स आपके आ रहे हैं उनको मार्क कर लेते हैं और एक प्रोजेक्शंस डाल देते हैं उसके अंदर, तो वो आप उसको मैनेज तो कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक तो आप एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज हैं, एक बहुत छोटे से बिजनेस आपका एक आप एसक्यू चला रहे हैं, तब तक तो आपको, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होते हैं तो वहाँ पे कैश फ्लो और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि विद द ग्रोथ द कैश फ्लो बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। सो इस वजह से ये जो टैक्स मैनेजमेंट है बहरहाल ये आपको करनी पड़ती है, चाहे आप आइडियलिस्टिक हैं या प्रैक्टिकल हैं, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जिनका ग्रॉस प्रॉफिट जो अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट में है अकाउंट, लेकिन जब आप उसको नेट करते हैं तो लॉस में हो जाता है। उसमें मेजर रोल यही प्ले हो रहा है, मेजर रोल यही प्ले वैट का। इसी वजह से यूरोपियन मार्केट पूरी जितनी भी है इंक्लूडिंग यूके, इसी वजह से थोड़े से सेलर रिलेक्टेंट भी हैं इसमें जाने से। यूएसए में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उसमें कहानी नहीं है, आपने कोई इस तरह के वैट फूड वाला सीन नहीं है। अच्छा, इसमें मोहित भाई जब आप बड़े ब्रांड की बात करते हैं या बड़े अकाउंट्स की बात करते हैं, इसमें सबसे जो डिफ़िकल्ट रोल प्ले करती है चीज़ वो है आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ। जी देखें, जब आप कैश फ्लो की बात हमने काफ़ी की बीच में, कैश फ्लो आपका डिस्टर्ब होता है अगर आपकी प्रॉपर ग्रोथ एक स्टेबल लाइन पे नहीं हो, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रांड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की जो आपने बात की ना, यहाँ पे मैं एक और छोटा सा चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट दिया गया मुख्तलिफ आर्टिकल्स के थ्रू और मुख्तलिफ फेसबुक पोस्ट के थ्रू, और बहुत लोग इसको फैसिनेट भी करते हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक। जी आपने ब्रांड ग्रोथ करनी है जी तो एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आए, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आए, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आए, और इस पर बहुत कुछ लिखा गया और बहुत कुछ पढ़ा गया रिसेंटली। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि अब जिस तरह आपका एक डिजिटल मार्केटिंग का और पूरा ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है, जो हमारी हॉट ट्रैफिक है, ये जो हॉट ट्रैफिक है, एक हॉट बायर है, एक वेरी इंटेंट बायर है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिलेगा। ठीक है, इसको पीपीसी के थ्रू कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर आपकी लिस्टिंग बहुत वेल ऑप्टिमाइज्ड है, विदाउट रिव्यूज़ आपको सेल आना शुरू हो जाती है और आपकी रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, लेकिन फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम एक्सटर्नल ट्रैफिक का नाम देते हैं, इनके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लेके आना ये एक अच्छी खासी हैसल है और इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक की, तो जगलरी एक वर्ड है,
इसको ट्राई करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी ये पता होना चाहिए कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे आपने कैसे ट्रैफिक का एनालिसिस करना है, कैसे कीवर्ड्स का एनालिसिस करना है। आपके पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट आनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट की ट्रैफिक किस प्लेटफॉर्म पे लाई करती है। कोई प्रोडक्ट जो है वो टिकटॉक के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वही प्रोडक्ट जो है हो सकता है वो गूगल एड्स के लिए परफॉर्म ना करे। हो सकता है वही प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करे। सो ये कह देना कि यार गूगल एड चला लो, तो ये कोई आंसर नहीं है किसी चीज़ का। बिल्कुल। ये कह देना यार फेसबुक ऐड चलाओ, ट्रैफिक आ जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगी, किस तरह हो जाएगी? क्योंकि उस प्रोडक्ट की वहाँ पर ऑडियंस एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। सो अपने प्रोडक्ट की ऑडियंस को समझे बगैर आप ये नहीं कर सकते। इसलिए आई स्टिल बिलीव वो ब्रांड्स जो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं वो ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन कॉस्टली है। बिल्कुल। फेसबुक इज़ वेरी कॉस्टली नाउ। गूगल एड्स आर नॉट, वो तो किलिंग एक्सपेंसिव है। एंड सेम वे आपका इंस्टाग्राम, सेम वे आपका टिकटॉक। अब टिकटॉक आहिस्ता उसकी बिट्स बढ़ती चली जा रही है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि एक प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे चल नहीं पा रहा, अमेज़ॉन से कन्वर्जन नहीं ले पा रहा, अमेज़ॉन से सेल्स नहीं ले पा रहा, उसको आप एक्सटर्नल ट्रैफिक के ऊपर ग्रो नहीं करा सकेंगे, एटलीस्ट सस्टेन नहीं करा सकेंगे। अच्छा, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस कॉन्सेप्ट कि आप सिंगल एसिन, ये डबल या 3-4 एसिन के साथ आप ये सारे लेफ्ट राइट मुंह मारते फिरे। मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास एक ब्रांड बन जाए, पहली चीज़ तो ये कि ब्रांड का मतलब लोगों को समझना चाहिए। 2 एसेंस के साथ ब्रांड नहीं होता। जी बिल्कुल, ठीक है। जब आप 10-15 एसेंस हो जाते हैं आपके पास, एक कम से कम शॉप के अंदर कुछ हो तो सही ना। कपड़े की दुकान में जा रहे हैं, एक वाइट टी शर्ट लटकी हुई है तो उसको आप दुकान तो नहीं कहेंगे ना भाई। आपके पास 10 टी शर्टें लटकी हैं, 10 उसके साइज़ हैं, 10 कलर हैं, एटलीस्ट थोड़ा भरा हुआ तो लगे। उस वक्त अगर आप ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, 2 कॉस्टली उस वक्त भी होंगे, बट इसका जो ROI है मेरे नज़दीक वो बहुत बेहतरीन है। स्पेशली जब आप 10, 15, 20, 25 SKUs की बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 2 एसेंस के ऊपर देर दनादन उसके ऊपर जो है ना ट्रैफिक आ रही है, इंस्टा से भी आ रही है। और ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया कि विदाउट रिसर्च आ रही है। जी, विदाउट रिसर्च आ रही है। गूगल ऐड भी चला दिए, उधर से पिंटरेस्ट भी चला दिए, उधर से हमने खुद ट्राई किया। हमारे दोस्तों में घुमन की प्रोडक्ट पे सिर्फ पिंटरेस्ट ने काम किया, बाकी हम 5-6 लोगों की फेल हुई। जी बिल्कुल, कि वो हमारी प्रोडक्ट ही नहीं थी पिंटरेस्ट वाली, घुमन की प्रोडक्ट पिंटरेस्ट वाली थी, वो चल गई। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि घुमन के जी मेरी हर प्रोडक्ट ही पिंटरेस्ट पे चलेगी। तो एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। और वही बात है कि ये हंच नहीं होना चाहिए, ये डाटा एनालिसिस होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें तो हम कहते ही हमारी डोमेन में ही है ना कि भाई दादी अम्मा की बताई हुई या दादाओं की बताई हुई प्रोडक्ट पे नहीं जाना, डेटा पे जाओ, जो डेटा कहता है उसके अकॉर्डिंगली चलें। अच्छा मोहित भाई, मेरा ख्याल काफ़ी टाइम हो गया हमारी पॉडकास्ट को। लास्ट सवाल आपसे ये पूछूंगा, 2025 में आप पाकिस्तान को डिजिटली कैसा देखते हैं? देखिए 2025 जो है ना ये बहुत ही करीब है। यहाँ पे देखिए 2 फ्रंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, नेगेटिव साइड्स अगेन हम डिस्कस नहीं करना चाहते। हम डिजिटली की बात करेंगे, तो डिजिटली पाकिस्तान कैसे ग्रो कर सकते हैं। जी, तो देखें अभी तो एक रेवोल्यूशन आया, जिस रेवोल्यूशन में हमने बिजनेसमैन कम पैदा किए और हमने VA से ज़्यादा बना दिया। ठीक है, स्टिल वो एक ड्राइव थी, वो एक अवेयरनेस थी। बहुत सारे VAs जो हैं उन्होंने बिज़नेस किया, वो गोरे क्लाइंट्स को या पाकिस्तानी क्लाइंट्स को काम करके दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि डिजिटल एवोल्यूशन जो है उसके अंदर जो है वो हमें बिजनेसमैन बनाने हैं। और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सिर्फ एक टेक साइड का नॉलेज जो है, एक PPC का नॉलेज, या किसी भी अगर आप और प्लेटफॉर्म की बात करें तो सिर्फ उसका टेक नॉलेज काफ़ी नहीं है, आपको फाइनेंशियल साइड पे काम करना है। अभी हमारे जितनी भी गुरुज हमें नज़र आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द गुरुज जो हैं वो टेक साइड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड माजरत के साथ दे देमसेल्फ आर नॉट बिजनेसमैन। जी एग्जैक्टली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद अपनी ना तो फ्लिपिंग की, ना उनके खुद ब्रांड्स बने। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे हैं जो वाकई में गुरुज कहलाने के काबिल हैं, बट बहुत सारे ऐसे जो हैं वो आजकल जो वो उड़ते बटेरे जिन्हें हम कहते हैं वो आए, जिन्होंने ट्रेनिंग्स लॉन्च कर दी, जिन्होंने
एजेंसीज बना ली, लेकिन जब आपका खुद वैल्यू एडिशन ही नहीं है तो एट द एंड ऑफ द डे वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। सो आप दराज पे चले जाएं, आप अमेज़ॉन पे चले जाएं, आप वॉलमार्ट पे चले जाएं, ईबे पे चले जाएं, या बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बिजनेसमैन पैदा करने हैं जो कि आपको जॉब क्रिएशन भी करके दें, आपकी रेवेन्यू जनरेशन भी करके दें, आपकी जो है फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा भी करें और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें। सो हम इंडियन के बहुत बड़े बड़े नाम सुनते हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर अभी बहुत थोड़ा काम हुआ है। समहाउ यहाँ पे गुरुज़ हमें चाहिए जो कि हमें ये सिखाएं, पढ़ाएं कि कैसे आपने एक बिज़नेस करने का सोच तो लिया आपने स्क्रीनशॉट्स देख के, लेकिन आप फाइनेंशियली उसको कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल। मैं एंड में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत ज़रूरी, हर इंसान जो है ना उसको अपना एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्या मैं जॉब का प्रेशर ले सकता हूँ? क्या मैं बिज़नेस का प्रेशर ले सकता हूँ? क्या मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ? हर इंसान अपनी शॉर्ट कमिंग्स और अपने मेरिट्स डीमेरिट्स को नोट डाउन करें। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने बिजनेसेस नहीं किए और ये समझ के नहीं किए कि हम बिज़नेस के लिए नहीं बने, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर जॉब्स। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस का सुन के कि शायद बिजनेसमैन जो हैं ये बहुत अच्छी नींद सोते हैं और इनके घर में रेल पेल होती है, वो बिज़नेस में चले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर अनएबल टू कोप द प्रेशर्स जो बिज़नेस आपको दिन रात दे रहा होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है कि इतनी जब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, सो यहाँ पे हम गलत स्टेप्स ना लें अपनी लाइफ में। अगर हम जॉब के लिए बने हैं तो हमें जॉब करनी चाहिए, बिज़नेस के लिए बने हैं अगर हम कोशिश करना चाहते हैं तो फिर एफर्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो फेक ट्रेनर्स का कल्चर है, ये फेक स्क्रीनशॉट का कल्चर है, इन्होंने जो है ना ज़्यादा बच्चों को, 24-25 साल का बच्चा है वो फेसबुक के ऊपर आता है लाइव आके, वो भाषण क्या दे रहा है, वो बता रहा है ज़िंदगी को जीने का तरीका, आपको बिजनेस करने का तरीका बता रहा है। और यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम अपने बच्चों को कह रहे हैं इंजीनियरिंग तो नौकरी दिलाती है, इंजीनियरिंग क्यों करनी, छोड़ो यार बिजनेस करो। लेकिन हम ये क्यों नहीं कर पा रहे कि हमारी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी हो जाए कि हमारे बच्चे जब वहाँ से निकलें तो कम से कम इंजीनियर तो टॉप नॉच निकले, वो इंजीनियरिंग फर्म बनाए। अगर हमारे एमबीएस जो हैं, जो माशाल्लाह जगह जगह स्कूल्स खुले हैं, अब तो माशाल्लाह मेडिसिन डॉक्टर की इसको एमबीबीएस के इतने कॉलेजेस बन गए हैं कि हर दूसरी जगह पे एक एमबीबीएस कॉलेज बना और फिर माशाल्लाह उसको इसको पीएमडीसी या पीएमसी जो है वो रिकगनाइज भी करते हैं। सो बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को ये ख्वाब दिखाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एजुकेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि यार आपके पास जो मेन एजुकेशन आपने 4 साल की लेनी है, 5 साल की लेनी है, अगर आप वहीं से ही नहीं कुछ कमा पा रहे तो फिर आप क्या कंट्रीब्यूशन देंगे। आप अमेज़ॉन सीख के हम ये समझ रहे हैं कि हम पीपीसी सीख के या हम कोई दराज सीख के तो हम बहुत बड़ा कोई अमेजिंग कोई कुछ खड़ा कर लेंगे, कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे। सर मेरे ख्याल में ना यहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग कल का वाक़या है, मैं नीचे ऑफिस में मेरे पास जो है ना कज़न अपनी बेटी को लेके आ गए। अब वो बच्ची ने अभी बायो के अंदर उसकी डिग्री है, ग्रेजुएशन है, उसकी शौकत खानम के अंदर इंटर्नशिप हुई है और वो क्या चाह रही है बच्ची, मैंने जी अमेज़ॉन पे आना है। मैंने कहा बेटा इसकी रीज़न क्या है, इसमें जो है बड़ा क्विक मनी है। मैं कहा जी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं जी, मुझे अगर 100,000 मिल जाए पर मंथ तो आई विल बी हैप्पी। मैंने कहा आपको पता है 100,000 का जो बेंचमार्क है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने साल लगेंगे। हाँ बस 2, 4, 6 महीने। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा देखो बेटा एज अ फ्रीलांसर शायद आप 1 महीने में 2 लाख भी कमा लो, लेकिन अगले महीने की क्या गारंटी है, अगला महीना हो सकता है आपका 20,000 का भी ना हो। तो मैं कहा जिस जगह पे आपने 4 साल लगाए हैं और शौकत खानम जैसी जगह पे इंटर्नशिप, ड्रीम कम ट्रू है भाई। तो मैंने कहा उसके ऊपर उसको अपना मेन एरिया ऑफ जो है ना फोकस बनाओ। साइड बाय साइड आप ऐसे फ्रीलांसर काम करना चाहते हो तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, उसको करो। हमारे यहाँ तो डिग्री को भी गाली दी जाती है ना। देखें विदाउट डिग्री आप लॉर्ड से बाहर तो दूर की बात, कामों की तक नहीं जाने देगा भाई आपको, ठीक है। और आप कह रहे हैं जी आपने अमेरिका भी जाना है, आपने इंग्लैंड भी जाना है, आपको यूरोप भी जाना है, तो एटलीस्ट
इतनी हमारी एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए कि कम से कम पूरी दुनिया का दरवाज़ा हमारे लिए खुला हो। कोई जाने दे ना दे वो एक अलग बात है, दरवाज़ा ज़रूर खुलना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है मोहित भाई, बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी, आपने टाइम निकाला। बड़े तरले मिन्नतों के बाद आपने टाइम निकाला, उसके लिए मैं दिल से आपका मशकूर हूँ सर। बड़ी वैल्यूबल डिस्कशन हुई। और आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जितने भी आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी मिसाल है जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, कोई आप में से ऐसा शख्स ये पॉडकास्ट देख रहा है जिसने अपनी लाइफ में कोई ऐसी वैल्यू क्रिएट की है जो आप समझते हैं इट शुड बी शेयर्ड विद अदर पीपल, तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह विल इनवाइट यू ऑन दिस हॉट सीट और आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी एपिसोड है टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।